Okay. In this subject, we will talking about that. हाँ, उन्नति चेतना. Yes, sir. Now we were talking about the nature and scope. So this is a screen on your two topics, then main points which we have to learn that. Some questions. सर ये तो बुक की एक्सरसाइज ही है. एक्सरसाइज है, हाँ. उसका कुछ डिफाइन कर रहे हैं हम, जैसे अबाउट दैट ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का उसका शॉर्ट आंसर मैं आपको बता. सर इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में कवर कर लिए तो वो थोड़ी ना वापस से करने हैं. नहीं, आपको जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आपने दिए वो बार बार थोड़ी ना सर. नहीं, एक ही बार कर रहा है बिल्कुल नोटबुक में. और उसके जो एक आपको क्लासिफिकेशन बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कितने उसमें ब्रांचेस में बटा हुआ है, उसको बताएंगे. हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंसेस. ये आपने किया है क्वेश्चन. यस सर. ठीक है. नाउ सम अदर फैक्ट्स ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. देखिए इसका एक आंसर है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी integrated empirical and practical. Thus the reach of geography is and such as every phenomena that views at a space and time can be geographically. So the human geography defined as the relationship between the physical or natural and the human world. The spatial distribution of human phenomena and how they come out the social and economic. जो मैन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है उसकी और उनका क्या रोल है एंड हाउ कैन बी द डिफाइन. ओके. सो in this chapter we will discuss about in this देखिए इसका जो सब लोगों को चैप्टर होगा उसमें मैं थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट है वो आपको बताना चाह रहा हूँ. स्पेशली इसमें क्या क्या आएगा और इसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं. एक चीज और इसमें साथ में ऐड हो जाएगी हमारे. इसके एमसीक्यूज आपने जो है अभी किए नहीं होंगे क्योंकि इसके लास्ट में आप करेंगे. एक एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर अभी ज्योग्राफी में कोई नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं क्या? नहीं, जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था बेटा वही है अभी तो. इसमें कोई नया ऐड अभी है नहीं.
या सर कोई चैप्टर डिलीटेड हुआ या Chapters कोई टॉपिक डिलीट हुआ? हाँ, वो मैं अपडेट करके आपको बता सकूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई रिवाइज जो सिलेबस आया है वो सेम ही है। कुछ चैप्टर जो आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स डिलीट है, वो आपको अलग से उसका लिए मैं आपको लिखवा दूंगा, देयर इज नो इशू। ओके सर। अच्छा, अब ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू रेटसेल सैंपल सो ये जो ज्योग्राफी का अभी डेफिनेशन है, मेनली आपको इन तीनों डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी? इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जितने भी जो जो ह्यूमन रेसेस हैं, ह्यूमन बॉडीज हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनके बीच में क्या एक दूसरे से रिलेशंस है, डिपेंडेंसी है, what they are getting, what they are to supporting that other peoples or other things. So whichever they include in this activities. So that is the criteria of human geography. Because geography is a study of that earth surface, and the human is also living on that earth surface. So what are the between the relations, what they can do, what they can to get that other things to the survive and supporting environmental conditions. So the human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. It is the definition according to एलन चर्चिल सैंपल। सैंपल ने क्या बोला कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक स्टडी है जो कि उनके अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, और मैन जो कंटिन्यूअस इज बर्थिंग, लिविंग, सर्वाइविंग एंड destroying. So it is the process in that continuous in the nature. So what is the relationship between them? कैसे वो जन्म लेता है, कैसे वो ग्रो करता है, क्या वो चीज को वो अपने आप को डेवलप करता है और उसके साथ में उसी में डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इन सब चीजों पर स्टडी करने का जो प्रोसेस था वो चर्चिल सैंपल में बताया। इसके बाद में ब्लाश जो फ्रेंच जर्मन ज्योग्राफी था, ज्योग्राफर, construction resulting from the more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth, of the relationship between living being which inhabitates. मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ जिस तरह की नेचर एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसमें रह करके वो क्या क्या नॉलेज गेन करता है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। सो इट इज दैट very important to know that what are the interrelationship in them, earth and human beings. ये जानने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है। आप लोगों ने ज्योग्राफी का नाम सुना है, पर ज्योग्राफी में अगर आप कहें कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की एक्टिविटीज में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। अब पॉपुलेशन का फैक्टर की बात करें तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, इंडस्ट्री की बात करें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया। So there are so many various branches to according to their functional activities on the earth. So mainly it is divided to interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings. So it must be mutual interaction with each other, and we have already do studies about the elements of the physical components in the class 11th। आपने पढ़ा था 11th क्लास में सारी ये चीजें, कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं? कौन बताएगी फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में?
बताइए। बोलिए बेटा, व्हाट आर द फिजिकल एलिमेंट्स ऑन द इन द नेचर? फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल Informs flora, fauna, हाँ, गुड, water, climate, ओके, natural vegetation, natural vegetation, okay, and Chetna, what are the phenomena on the earth surface? Physical वाटर बॉडीज, water bodies, ठीक है। हाँ, मीनाक्षी, मीनाक्षी, भाविका, बोलिए बेटा, what are the physical phenomena on the earth surface which we include in the physical geography? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं which are to completed that the physical environment, so many। हाँ उन्नति, आप बताइए बेटा। कितना, एनीवन? और कोई इसके अलावा? नो। वाइल्ड लाइफ, Wildlife, wildlife is living things, so we can't include in that. Wildlife अलग हो गया ना, physical phenomena, physical means that is a something has that structure and that. Mountains, plains, valleys, these are deserts, also the physical phenomena, which is to include that. Okay. Now, next वो इसके बाद में जो next आएगा हमारे पास में, we are talking about that. हाँ, देखिए इसका नेक्स्ट जो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं और बहुत सारा और भी इसके साथ में कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये तो हमारा इसका टॉपिक है, बट आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने these एलिमेंट्स के बारे में बताया, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में कौन कौन से आते हैं? माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन, प्लेटिंग, प्लेन्स, एक्सेट्रा। So can you make a list of elements which human beings have created through the activities on that? The stage provided. बता सकते हैं आप कौन कौन सी होंगी? ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, राइट, ठीक है, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स अदर्स। जैसे आपको अगर हमने कहा कि हाउसेज हैं, विलेजेस हैं, सिटीज हैं, इंडस्ट्रीज है, नेटवर्कर्स हैं, इन सब का पोर्ट्स हैं, ये सब भी क्या है? दीज आर नेट environment, physical environment by that. Well, physical environment has been gradually modified by human beings. It has also that
trying to impact of human life. ये बहुत सारे ह्यूमन लाइव्स के ऊपर इसका इफेक्ट डालते हैं. So it is the important. So human being interact with their physical environment with the help of technology. आज जितने भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है. So these are all things to introduce by the technology. ज्योग्राफी में अब इतनी ज्यादा स्टडी टेक्नोलॉजी से होने लगी है कि उसको हम बहुत ब्रॉड एरिया में बात कर सकते हैं. वर्ल्ड के इस अर्थ पर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जिसमें हम इन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन और ये जो डेटा उसको कलेक्ट नहीं कर सकते. बहुत सारे टूल्स हो गए. अब इसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिकेट्स टू लेवल ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट है. देन ह्यूमन बीइंग्स were able to develop technology after they developed better understanding of natural law. नेचर का अपना एक सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग एवरीबडी हैज टू डू दैट. विदाउट और अगेंस्ट टू द नेचर वी कांट डू नथिंग. चर्चिल सैंपल ने भी एक बार कहा था कि जो मैन है, मैन इज ए लाइक ए डस्ट ऑफ नेचर. He can't do nothing beyond the natural environment. मतलब वो उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता कुछ. जैसे अभी आपने हम लोग देखते हैं कि जो नेचर के अकॉर्डिंग जितने भी जो वर्क करते हैं, जो उनको डिमेज कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहे हैं, और उनकी जो नेचुरल जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसको डिमेज किया है, तो उसके बहुत सारे अपोजिट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं. Like that disease, pandemic disease, hazards, drought, floods, cyclones, earthquake, etc. Lot of these. So these are only the resultant of the against to the natural environment. जैसे हमने नेचर को डैमेज किया तो उसके अगेंस्ट उसका रिजल्ट. देखिए अब यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम. फॉर एक एग्जांपल, द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर, बट सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स एनेबल अस टू कंक्यूर मैन. इसके अकॉर्डिंग हम इसको इंक्लूड करते हैं. ओके, so it is very important to say we use the law of aerodynamics to develop faster planes. You can see that knowledge about nature exists extremely important to develop technology, and technology loosens the scales of environment on human beings in the early stage of their interaction with their natural environment. This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. But this type of interaction between the primitive human society and strong forces of nature has turned to environmental determinism. और ये जो एक थॉट्स था कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं नेचर के जितने भी डिटेक्टर्स हैं. तो यहाँ एक इनके साथ में एक बात आई कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज ह्यूमन बीइंग को डेवलप होने से इसका जो है एक अपने आप में इट्स लाइक ए बैरियर.
क्योंकि कुछ थिंकर्स ने, ज्योग्राफर्स ने इस बात को प्रमोट किया कि एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट, man in the nature can do nothing beyond the natural environment. मतलब वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है, उसके अडेप्शन में करना पड़ेगा या उसके जो है सपोर्ट से काम करना पड़ेगा। देखिए, एट द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड मनी। We listened to the nature, was afraid of its worry and pursued it. Okay, देखिए नेचुरलाइजेशन ऑफ वुमन की बात करें। In this box there is एक स्टोरी है वेरी शॉर्ट। वो क्या है? It represents the direct relationship of households belonging to an economically primitive society with nature। कि पहले इंसान जो काम करता था, जो अपने जितने भी जो भी चीजें जरूरतों की पूरी करता था, वो इको फ्रेंडली काम करता था। वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही बस अपना सामान स्टोर करता था। एक्स्ट्रा इनकमिंग ऑफ इनकम उसके लिए वह इतना ज्यादा सोसाइटी में नहीं होता था। सब लोग एक दूसरे के जो है हेल्प करते और उनको शेयर करते। They were directly dependent on the nature. Human beings on the nature for resources which sustain them. The physical environment for such sciences becomes the मदर नेचर, क्योंकि वो अपने आप को फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या मानते थे, नेचर को। वो उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे, और ऐसा यूटिलाइजेशन जो कंटिन्यूटी में बना रहे, डिस्टर्ब ना हो, उसका एंड नहीं। The people begins to understand their environment and the forces of nature with the passage of time। जैसे जैसे टाइम बीत गया तो अब वो वहां क्या करने लगे कि जो नेचर का जो वर्क था, जो नेचर अपने आप में जो एडजस्टमेंट करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट वुमन डेवलप्स बेटर देन मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि वो उसके अगेंस्ट काम करके रह सकता है। जस्ट लाइक दिस वेरी हॉट एरिया में भी वो अपने आप को एडजस्ट करने लगा। कोल्डेज एरिया, जो पोलर एरियाज है जहाँ पर आइस कवर्ड एरिया रहता है पूरे साल भर, वहां पर भी उसने अपने आप को एडजस्ट करके वहां स्टेबिलिटी बनाने का ट्राई किया, और रह भी रहा है। सो दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो जो उसने रिसोर्स जहां जहां उसे मिले, जो उसके यूजफुल थिंग्स थी, वहीं उन्होंने अपने का रेजिडेंस या अपना लिविंग प्लेस बना लिया। The human activities are created to cultural landscape. The imprints of human activities create the cultural landscape, health resorts on highlands, बड़ी हाई, जिसमें हम कहते हैं ना आजकल बहुत हिल स्टेशंस पर उन्होंने बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स और ये सब बना लिए हैं, जहां अपने आप को बहुत अच्छे से वहाँ वो सरवाइव कर सकता है। और जो अर्बन एरियाज है उनका भी डेवलपमेंट हो गया है, काफी वहाँ पे क्रिएटिव वर्क होने लगे हैं। तो ये जहाँ पहुँचना मुश्किल था, जहाँ पर हम उसकी नॉलेज नहीं थी, तो टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट करके मैन ने अपने आप को उन प्लेसेस पर भी एस्टेब्लिश कर दिया जहाँ पॉसिबल नहीं था। अब ये जितने भी इन्होंने जितने फील्ड्स में जो वर्क किया,
the earlier scholars of the term this is a possible. तो यहाँ पर एक और नया वर्ड जनरेट हुआ जिसका नाम है possible. जो अर्लियर स्टेज में था उसका नाम क्या था? डिटरमिनिज्म. डिटरमिनिज्म का मतलब है कि जैसा नेचर बोलेगी हम वैसा ही करेंगे. We can't do nothing beyond the nature, but here is two possibilities created by man with the help of oceanic routes on that oceanic surface and the satellites in the space, ports on the coast, rolling hills, pasturing plains. ये जितने भी फील्ड्स हैं इन सब के ये उन्होंने उसको डिफरेंट वर्क किया और इसके अकॉर्डिंग वहां पर पॉसिबिलिटी का एक युग आया. Geographer Griffith Taylor. Can you imagine that what has made such lifestyle possible? It is a technology that has allows to people of condemning and other of the other things. No. एक जोग्राफर आए ग्रिफिथ टेलर. उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया अनदर कंसेप्ट which reflects to the middle path, मध्यम मार्ग. उन्होंने बीच का रास्ता बनाया क्योंकि पॉसिबिलिज्म में ये था कि मैन नेचर के अगेंस्ट भी बहुत कुछ काम कर सकता है अपने आपको सर्वाइव करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए. और डिटरमिनिज्म वाले ये कहते थे कि वो जितने जो नेचर में जितना भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने जो पार्ट्स हैं, उन सबका यूज वो उसके अकॉर्डिंग ही कर सकता है. मैन के हाथ में कुछ नहीं है, जैसा नेचर बोलती है वैसा ही उसको वर्क करना पड़ता है. बट इन दिस मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग क्या निकाला ग्रिफिथ टेलर? ही वाज अमेरिकन ज्योग्राफर and his studies was in that Australia on the human races. बहुत बड़ा उन्होंने वर्क किया और उन्होंने अपने वर्क और फील्ड और एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक नाम दिया जिसका नाम है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म is turned to that neo-determinism. Neo-determinism नाम दिया, which meaning is that between two ideas of environmental determinism and possibilism. इन दोनों के बीच की बात की नियो डिटरमिनिज्म. अब नियो डिटरमिनिज्म मीन्स मैन नेचर के अकॉर्डिंग भी काम करेगा, बट पॉसिबिलिज्म में क्या बताया कि वो उसकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता. इफ इट हैज टू क्रॉस द लिमिट ऑफ एनवायरमेंट और नेचर, then he will defect. वो उसको यानी कि उसको अगेंस्ट उसके साथ में उसको लॉसेज होंगे. तो उन्होंने एक नाम और दिया नियो डिटरमिनिज्म, और नियो डिटरमिनिज्म का सेकंड नेम रखा स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म. मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जितने भी जो ह्यूमन बीइंग है, एवरीबॉडी इज लिविंग पर्सन टू बर्थ, ग्रो अप, सर्वाइविंग एंड डेथ. ये जो स्टेजेस आती हैं इसकी, ये कंटिन्यूस चलती है. कोई भी लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, सरवाइव करता है, ओल्ड एज आती है एंड खत्म हो जाता है. स्टॉप एंड गो. स्टॉप का मतलब हुआ कि जन्म लिया, सरवाइव किया, कुछ समय बिताया, उसके बाद वो चला गया. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म. इसके अलावा कुछ नहीं है. मैन का जितना भी जो वर्क है दैट इज द स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म. Those of who lives in the cities and those who have visited a city might have seen that traffic is regulated by lights of the crossroads. Red light means stop, and where light provides a gap between red and lights to get set, and green light means go. So the concept shows that neither is there is situation of absolute necessity, environmental determinism for.
So are you getting my point, friends? They have to respond that red signal and can proceed to their pursuits of development. When nature permitted to the modification, it means that possibilities can be created with their limits, which do not damage the environment, and there is no free run without accident. रन भी करना है नॉट विदाउट रिस्क, यानी कि उसको नेचर के जितने रिसोर्सेज है उनको हमें डैमेज नहीं करना है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना. We have to use also, but continuous to running without accident. So the free run, which is development, economically attempted to the text, has already resulted in the greenhouse effects, ozone layer deflection, global warming, receding glaciers, degrading lands. The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance, mollifying the either or dictum. So it is very important. I think primitive societies में कौन सी होती है? Primitive societies means जो early stage में जो डेवलप होती है ना, जिसमें हम लो टेक्नोलॉजी नॉलेज की बात करते हैं, that is. So these three terms, if you understand that, first is determinism, second is possibilism, and third is neo-determinism. Neo-determinism means stop and go, and this thought is given by Griffith Taylor, who was a great geographer. He introduced other concept which is a reflex to middle path, मध्यम मार्ग को बताया उन्होंने, है ना, जिसमें हम दोनों काम कर सकते हैं. हम अपने अकॉर्डिंग टू इच्छा के भी काम कर सकते हैं, बट लिमिट्स में रह करके, और नेचर के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं. So this is a concept of human geography, and the human geography through the corridors of times. अब ये कुछ times के according हम बात करेंगे, and you know, this is a very important to know that what is the scope and meaning of human geography. आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एनवायरनमेंट में जितने भी जो फिनोमेना है, जितने भी एरियाज, they are all the counted in that human, because everything is related to the man work requirement. It is very important. Means that human beings can conquer nature by obeying it. We have to be respond that what we have to do and what should I not, maybe not. So today's work, noted please about that your class. आपको कुछ नोट्स के रूप में बनाना है, तो जितना आपने इसमें जो बैक के क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ किया है ना आपने, कौन कौन से क्वेश्चन किए बेटे? डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, कितना? अक्षिका? यस सर. हाँ, तो आपने कुछ क्वेश्चन किए बैक में, जो क्वेश्चन जो चैप्टर के हमने जो फर्स्ट का अभी बात किया, नेचर वाला, ह्यूमन नेचर का. बताइए. हाँ सर, मैंने बैक क्वेश्चंस तो कर लिए. हाँ, कितने क्वेश्चन किए बेटा? यस सर. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन इन दैट? सर सारे किए. सारे कर लिए? ओके, वेरी गुड. अभी आपको ये तीन जो हमने नाम दिए,
three aspects of that: determinism, neo-determinism, and possibilism and neo-determinism. So the three terms which we have to explain. हाँ बोलिए विकास, you want to say something? Meenakshi Sharma. And Muskan Bansal. Muskan Bansal. आपने नोट कर लिया बेटा? यस सर। सर मैंने आपको आंसर्स भी भेज दिए थे, क्वेश्चन आंसर्स आपने चेक कर लिए होंगे। हाँ वो मैंने कर लिया, आपने लास्ट क्वेश्चन अभी दिया था, सेंड किया था कल आपने, वो राइट है। और आज के लिए आप नाम लिख लेंगे, 2 मिनट है हमारे पास में, लास्ट 2 मिनट्स ओनली। सो प्लीज noted some points which you have to locate in map of India. सर प्लीज रिपीट। हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ आपको क्या क्या लोकेट करना है मैप में, नाम बता रहा हूँ। ओके, फर्स्ट लिखिए पेरियार रिवर। पेरियार रिवर लिख लिया। सेकंड सर कौन सी रिवर? पेरियार लिख लिया, पेरियार रिवर चेतना। यस सर। एंड नेक्स्ट नाम लिखेंगे तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर। थर्ड नाम लिखेंगे सर फर्स्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। पेरियार। पेरियार रिवर। सर स्पेलिंग बोलना। पेरियार PERIYAR। पेरियार रिवर। उसके बाद तिस्ता रिवर एंड सेकंड इज द थर्ड इज नर्मदा रिवर एंड फोर्थ सर इज, अपने लोकेट कर, मैप में लोकेट करनी है आपको, महानदी रिवर। महानदी एंड कृष्णा, पांचवी नाम है कृष्णा रिवर। पेरियार, तिस्ता, नर्मदा, महानदी एंड कृष्णा। ओके ओके सर कौन सर। से मैप में फिल करना है नहीं? यस यस, मैप में फिल करना है आपको। नाम मैं रिपीट कर दूं अगेन, 1 मिनट और है आपके पास में। पेरियार, तिस्ता, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। These 5 rivers you have to locate in the India map on physical. Okay. In the next Okay, class, sir. discuss about that life, the study, the passage of time passes of that geography. इस समय के अनुसार कितना इसमें चेंजेस आया, कौन सी ब्रांचेस का डेवलपमेंट हुआ है, एंड द सब एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। After that we will discuss. Okay. Anyone, Okay, sir. please. कोई नाम बताइए। Anybody? कोई नाम आपके पास छोटा हो तो बता दीजिए एंड वी विल रिपीट।
Okay. And it's time to the time of okay, this time to say goodbye. Thank you for joining this class. Thank you all of you. थैंक यू सर। Okay, ये भूमिका अब जो है क्या बातें भूमिका ने एंटर किया अभी? भूमिका connecting to that. 1 second. We talk to that. So, Bhumika. Bhumika, are you audible me? Bhumika, are you audible me? Okay, no. Thank you so much, all of you.